नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 का जो पार्ट 2 चल रहा था हमारा। इसमें हमने विमा और विमीय सूत्र के बारे में समझा था। अब हमने जो विमीय सूत्र है वो क्यों बनाए, उसका जो उपयोग है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके मुख्यतः 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग है किसी समीकरण की सत्यता की जाँच करना। ये चेक करना कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो सही है या नहीं, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एनी इक्वेशन। सेकंड है इसमें किसी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, कि हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई होती है और उसमें हमें क्या बताना होता है कि इनमें क्या रिलेशन है। और थर्ड है इसमें कि एक भौतिक राशि कोई भी हमें अगर दी हुई है तो हम उसे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहले करते हैं टू चेक द वैलिडिटी, टू चेक वैलिडिटी ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो विमीय सूत्र होता है ना, सबके लिए विमा का मान अलग अलग होता है। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए ये नियम होता है कि जो अगर कोई समीकरण दी हुई है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा होती है ना, और जो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा होती है, डायमेंशन जो होती है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी विमा बन रही है वो की वही विमा राइट हैंड साइड में मिलेगी। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी विमाओं को जोड़ा जाता है तो विमा जो होती है समान विमा ही जुड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक समीकरण में 2 स्टेप है ना, प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन दोनों की विमाएं सेम होगी तभी वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो हमारा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये गति की दूसरी समीकरण, सेकेंड इक्वेशन, और हमें चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं, है ना। तो चेक द इक्वेशन। कैसे चेक करेंगे इसको कि s क्या है, दूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग स्टेप्स की विमा लिख लेंगे। s दूरी है तो इसकी हो जाएगी m0 L1 T0। अब सेकंड साइड पे चलते हैं ना, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है, पहला पद है ut और दूसरा पद है at स्क्वायर। चूँकि जो हाफ है वो एक नंबर है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पद ut की। ut में देखो u क्या है, वेग है, तो वेग की हो जाएगी m0 L1 T-1। ठीक है, और t है ये, तो m0 L0 और t। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि u जो है वो क्या है, वेग है, और t क्या है, वो समय है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा m0 L1 T-1 + 1 0। ठीक है, अब हम वापस करते हैं। दूसरा पद क्या है, at स्क्वायर। a क्या है, यहाँ पे त्वरण है। a क्या है हमारे पास, यहाँ पे त्वरण है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, अगेन टाइम है। तो एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या विमा होती है, m0 L1 T-2, और t स्क्वायर है तो m0 L0 T⁻2 लगा देंगे। पहले 1 लगाइए यहाँ पे, है ना, और फिर इसके यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 2 विमा है। अब हम इसे करेंगे तो कितना आएगा, m0 L1 t की पावर देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ -2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 +2, -2 + 2 0। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए और थर्ड देखिए। तो देखो हमारा ये दूसरा नियम है कि विमा समान विमा ही जुड़ती है। तो समान विमा कौन कौन सी, देखो ut का भी वही आया, देखो m0 L1 T0, और at स्क्वायर जो दूसरा पद है उसकी विमा क्या है, m0 L1 T0। तो देखो समान विमा ही जुड़ी है, पहली दूसरी चीज़। और पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 जो है इक्वेशन वो 2 के बराबर है और 2 जो है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब यह इक्वेशन, यह समीकरण
सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी विमीय समीकरण की सत्यता किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसी के आधार पर आप बाकी की जो समीकरण हैं उन पर जांच कीजिए और देखिए आपका उत्तर कितना आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो इसका यूज़ है वो है कि हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो जैसे अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है ना, ऊपर से यहाँ से फ्रीली वो नीचे की तरफ गिर रही है कोई वस्तु, तो हमें क्या करना होगा, उसमें रिलेशन डालना है। यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो ये माना कि जो h हाइट है ना, तो उसके द्वारा कितनी तय की गई दूरी, तो ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई से नीचे गिर रही है। तो इसके लिए हमें ये बताना है कि ये जब ऊंचाई से गिर रही है तो ये किस किस पर निर्भर कर रही है। एक तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रही है और एक समय पर निर्भर कर रही है। तो हमें इसमें क्या रिलेशन बनाना है कि क्या इक्वेशन हो सकती है अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करेंगे कि भाई ऊंचाई है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊंचाई जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी की पावर किसी ए पावर पर निर्भर कर रही है। हमने कोई भी ए पावर यहाँ पर मान ली है। ठीक है, तो h इज़ प्रोपोर्शनल टू जी की पावर a हो गया। और h और किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम की कोई पावर b पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। कैसी बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, जो किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो जी पर डिपेंड कर रही है और एक टी पर डिपेंड कर रही है। तो हमने कोई भी पावर मान ली, जी की पावर a और टी की पावर b। अब हम क्या करेंगे, इनके रिलेशन में हम इनके विमीय सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि h की क्या होगी विमा, क्योंकि हाइट है तो भी डिस्टेंस ही होगा, तो m0 l1 t0। ठीक है, और g की विमा क्या हो गई, g की होती है, g क्योंकि त्वरण ही है तो m0 l1 t-2। और t जो क्या है, टाइम है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 l0 t की पावर 1। ये तो हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब h जो है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो द h इज़ प्रोपोर्शनल टू g रेज टू पावर a और t रेज टू पावर b। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट h इज इक्वल्स टू k g रेज टू a t रेज टू b। अब हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इसमें विमा लिख देंगे इनके, है ना। तो h की विमा कितनी है, चलो बोलो, m0 l1 t0। और के कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, इसलिए हम लिखेंगे ही नहीं, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे स्किप कर देते हैं। और जी की वैल्यू हो जाएगी m0 l1 t-2 की पावर a m0 l0 t की पावर 1 b। तो ये हो गया हमारे पास विमीय सूत्र। अब क्या होनी चाहिए विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो पहले इनको जोड़कर लिख देते हैं। देखो m की पावर 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ 0 को b से मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 प्लस 0। l रेज टू पावर हो गई, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, और यहाँ पर 0, तो a प्लस 0, और t रेज टू -2a प्लस यहाँ पे कितना है b। तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड की विमा। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l रेज टू a t की पावर -2a प्लस b। सिमिलरली इधर भी यही है, m0 l1 t0। इनको हम ब्रैकेट्स में लगा देते हैं। ओके, अब आप देखिए कि विमा जो है लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के विमा के बराबर होनी चाहिए। तो विमीय सूत्र के अनुसार जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे वैल्यूज़ को। तो क्या होगा, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करने पर क्या वैल्यू आएगी, देखो 0 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। 1 इज इक्वल्स टू a एंड थर्ड इज t की पावर 0, और यहाँ t की पावर क्या है 0 इज इक्वल्स टू -2a प्लस b। कैसे लिखा हमने, देखो पहले m की पावर को बराबर रखा 0 बराबर 0, फिर l की पावर को रखा तो l रेज टू 1 और l रेज टू a है, तो 1 इज इक्वल्स टू a, यहाँ t रेज टू 0 है माइनस t रेज टू -2a प्लस b है। तीनों को इक्वेट किया तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्या वैल्यूज़ आई है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 1 और माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। और a की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0,
दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास a और b की जो वैल्यू आई है वो हम रखेंगे हमारी इस इक्वेशन में, है ना। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इस इक्वेशन में जब हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h is proportional to g raised to 1 and t raised to 2। और हमने क्या लिखा था इसको, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो k g t स्क्वायर। और जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बेसिस पे हमारे k की वैल्यू हाफ आती है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा h इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। तो हमने देखो यहाँ बड़ी ही आसानी से, हमें कुछ भी रिलेशन पता नहीं था फिर भी हमने एक विमीय सूत्र की सहायता से पूरे रिलेशन को डिराइव कर लिया है। तो अगर आपको पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है तो बाय यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला वी कैन इजीली डिराइव द फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगला है हमारे पास थर्ड इसका कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है ना। तो टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है कि अगर कोई भी जो भौतिक राशि होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके लिए n तो होती है उसका संख्यात्मक मान कितना है और यूनिट सिस्टम में उसकी यूनिट क्या है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है ये देखिए कि अगर मैं चेंज करूं 1 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 मीटर में भाई 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये देखो 1 जो है 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और यूनिट क्या है, मीटर है। और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 100 है और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जो n1u1 जो होता है बराबर n2u2, एक सिस्टम में u1 दूसरे सिस्टम में u2 विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है, n1u1 बराबर n2u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी बेसिस पे हम इसके लिए एक पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, देखो विमा तो होगी वही रहेगी, है ना, विमा में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमें क्यू दी है ना, तो इसका एक मात्रक पद्धति में, है ना, किसी फर्स्ट यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ना। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जैसे इसकी वैल्यू बता दूं कि n1, इसका फॉर्मूला जैसे m1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c है ना। ये एक यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी और दूसरे यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू हो जाएगी n2, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू ये वाली चेंज होती है, 1 का 100 हो गया, है ना। तो n2 m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। देखो मैंने यहाँ पे मात्रक जो विमा है डायमेंशन सेम रखी है, a b c और नीचे भी a b c, है ना। तो विमा में कोई भी परिवर्तन, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और इन दोनों को यूज़ करके इस इक्वेशन में रखें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो n1 m1 रेज टू a, L1 रेज टू b और T1 रेज टू c बराबर n2 m2 रेज टू a, L2 रेज टू b, T2 रेज टू c। इस तरीके से इसकी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हमें अगर एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में निकालना है तो n2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं या n1 की, किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 इसकी पूरे की पावर a, L1 अपॉन L2 इस पूरे की पावर b और T1 अपॉन T2 इस पूरे की पावर c, है ना। तो द फॉर्मूला विल बी n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू a, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 रेज टू b एंड T1 अपॉन T2 रेज टू c। तो ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला हो गया जिसे यूज़ करके हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका एक एग्जांपल। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, है ना। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, है ना, बल की यूनिट होती है। तो न्यूटन किस में है, MKS में है ना, MKS सिस्टम है और उससे हमें दूसरा सिस्टम CGS सिस्टम में चेंज करना है कि 1 न्यूटन की वैल्यू, फोर्स की जो 1 न्यूटन की वैल्यू कितने डाइन्स के बराबर होगी, इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे
ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले N2 इज इक्वल्स टू, चलो फॉर्मूला लिखने के पहले हम इसकी यूनिट डायमेंशन लिख देते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2, है ना। तो इस अब हमारे पास देखो यहाँ पर फॉर्मूला है N2 इज इक्वल्स टू N1 तो N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू A L1 अपॉन L2 रेज टू B और T1 अपॉन T2 रेज टू C। हेयर यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू कितनी है, हम 1 न्यूटन को चेंज करें तो N1 की वैल्यू 1 है और A B C क्या है, देखो A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1 और T की वैल्यू है -2। ठीक है, M1 किस में है और L1 किस में है ये हम बता देते हैं आपको कि देखो ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। ठीक है, L1 ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है और टाइम हर यूनिट सिस्टम में सेकंड में ही होता है। तो हम लिख देंगे N2 इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1 लिख दीजिए जैसे, है ना। अब हमें लिखना है M1 अपॉन M2, तो M1 क्या है, किलोग्राम है और M2 क्या है, ग्राम है, इसकी पावर 1। इसी तरीके से L1 क्या है, हमारे पास मीटर है और L2 क्या है, सेंटीमीटर है, इसकी पावर है 1 और T1 क्या है, सेकंड है और T2 भी क्या है, सेकंड, तो इसकी पावर हो गई -2। तो इस पावर का हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि सेकंड से सेकंड ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चेंज करना है सिर्फ इसको। तो हम करेंगे देखो 1, अब देखो छोटी यूनिट कौन सी है, ये वाली है, तो किलोग्राम को क्या करेंगे, छोटी यूनिट में चेंज करें तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इसकी पावर 1 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100, तो 100 मीटर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब हमारे पास बनेगा 1000 ही बचा और यहाँ पे बचा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁵ तो हमारे पास हो गया N2 बराबर क्या हो गया, 10⁵। इसका मतलब 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10⁵ डाइन के। तो इस प्रकार से हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसकी वैल्यू को चेंज कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 उपयोग है आपके विमीय पद्धति के। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से आप सॉल्व कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।